गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज। क्षितिज इसका अध्याय है ये लहासा की ओर और जिसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो आइए शुरू करते हैं लहासा की ओर पढ़ना। सबसे पहले हम जो हम कहानी पढ़ने वाले उसके लेखक के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, यानी कि जो शिक्षा मिली, जो उनकी एजुकेशन थी वो अलग अलग जगहों पर हुई है, कई जगहों पर हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यानी कि जो राहुल जी थे उन्हें बहुत सी भाषाएं आती, पाली, प्राकृत, चीनी, जापानी, रूसी, तिब्बती, बहुत सी भाषाओं की उनको जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी भाषाओं को सीखा हुआ था, अनेक भाषाओं की उन्हें जानकारियां थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। यानी कि राहुल जी ने बहुत सी चीजें लिखी, जैसे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध, है ना, बहुत सी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, ये उनके नाम है जो उन्होंने लिखे हैं, लेख उनके नाम है। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो, नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास और विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी कि जो अलग अलग दर्शन, राजनीति पे जो पुस्तकें लिखी हैं उनकी संख्या हमारे पास जो हमें मिलती है वो लगभग 150 से के आसपास हैं। राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम कहीं जाते हैं तो उससे हमें घूमना फिरना जो हमारा है उसमें बहुत से लाभ हो जाते हैं, और इस अध्याय में हम उन लाभों के बारे में भी जानेंगे। घुमक्कड़ी, अब कौन कौन से लाभ होते हैं यात्रा करने से वो हमें यहाँ मिलता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो हमें उस स्थान के बारे में पता चलता है, वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ की नई नई चीज़ों के बारे में, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ की जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब यहाँ देखिए, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रथम तिब्बत यात्रा से। यानी कि जब राहुल जी तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो उसके बारे में जो जो उन्होंने बताया वो उस कहानी के अंदर हमें पढ़ने को जानने को मिलेगा। जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम शुरू करते हैं लहासा के बारे में पढ़ना। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिकपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये उस समय की कहानी है जब जो तिब्बत जाने का जो रास्ता था वो जो मेन रास्ता वो खुला हुआ नहीं था, और उस समय नेपाल और हिंदुस्तान दोनों ही जगहों की जो चीजें हैं वो इसी रास्ते से, जहां से लेकर गया था उसी रास्ते से अभी कुछ तिब्बत जाया करता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं।
जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। लेखक ने क्या बताया कि जिस रास्ते से वो तिब्बत जा रहा है वो रास्ता कभी फौजियों के लिए यानी कि सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। और फौजियों के लिए प्रयोग किए जाने का वहाँ पे छोटी छोटी पुलिसों की चौकियां बनी हुई थी, जो जहाँ पे कभी जो चीनी पलटन थी वो लोग वहाँ पे चीनी फौजी जो थे वो वहाँ पर रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, पुराने होने के कारण, उनकी देखभाल न होने के कारण जो मकान थे वो कुछ मकान टूट के नीचे गिर गए हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तभी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोटी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोटी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यहाँ पे लेखक ने क्या बताया कि तिब्बत के जो लोग हैं बहुत ही ईमानदार हैं, विश्वास वाले हैं। वहाँ के लोगों को जो है किसी को भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को भी वो अपने घर के अंदर घुसने के लिए मना नहीं करते। कोई भी अनजान व्यक्ति उनके घर जा सकता है, जो अपनी चाय बनानी है पीना है वो वहाँ पे जाके कर सकता है। लेकिन जो ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब हैं और सिर्फ चोरी करने का डर होता है, ऐसे ही लोगों को घर के अंदर जाने नहीं दिया जाता। बाकी लोगों को, आप जो भी अनजान व्यक्ति उसके घर के अंदर जा सकता है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में आ पहुंचे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त शर्ट पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते। यहाँ पे लेखक की बातों से पता चलता है कि लेखक जो है एक बार पहले भी यानी कि 5 साल पहले भी इसी रास्ते से वो आ चुका है और तब लोगों ने उसकी उतनी मदद नहीं की थी जितनी आज मदद उसकी हो रही है। अब हमें सबसे विकट ठाडा थोडला पार करना था। ठाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था।
मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंडकोर तक के लिए 2 घोड़े। यहाँ लेखक ने बताया कि जो रास्ता है उसके दोनों साइड ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोने हैं, और इसी कारण जो स्थान है बहुत ज्यादा निर्जन है। वहां पे अगर किसी को मार के फेंक दिया जाए, मार दिया जाए, तो किसी को भी पता नहीं चलता है। कर लो, सामान भी देख लेंगे और चढ़ लेंगे। लेखक ने क्या कहा, जब हम इतना लंबा रास्ता तय करना है तो क्यों ना 2 घोड़े कर ले, और घोड़े पे रख के जो हम सामान को ऊपर रख के बैठ के आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जो रास्ता है बहुत लंबा है और जो अगला पड़ाव है वो लगभग 16-17 मील दूर है। तो लंबा सफर तय करना, वो भी सामान पीठ पर लेके जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि भाई 2 घोड़े रख कर लो, ताकि हम आसानी से सामान लेके अपना जा सकें। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ठाडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ठाडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर यह दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहां न बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ठाडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंडकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान। यहाँ लेखक ने क्या बताया कि जब लेखक और उसका मित्र सुमति दोनों जने घोड़े पर बैठ के चल रहे थे तो घोड़ा जो है लेखक का काफी स्लो था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था और धीरे चलने के कारण वो अपने साथ के लोगों से बिछड़ गया। और जब एक आगे जाने पर रास्ते में रास्ता जो है 2 भागों में बंट गया तो लेखक जो है गलत रास्ते में चला गया। और थोड़ी दूर, काफी दूर जाने के बाद जब लेखक को पता चला कि भाई वो उसने जो गलत रास्ता ले लिया तो उस रास्ते से वापस और फिर दोबारा सही रास्ते पर शाम तक पहुंच गया। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक ने बताया कि जो सुमति था उसके जो जानकार लोग थे जो कि रास्ते में मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे व्यवहार के लोग थे, जिन्होंने लेखक और सुमति दोनों के ही खाने पीने का ख्याल रखा। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा।
सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी और धूप बहुत तेज थी, है ना, और उस उतनी तेज धूप में चलना जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहाँ पे अच्छी बात क्या थी कि अगर हम थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेके अपने मुंह को ढक ले, है ना, कवर कर ले अच्छे से मुंह को, तो जो गर्मी थी वो खत्म हो जाती थी। यानी कि धूप का असर उस मोटे कपड़े के कारण हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर नहीं होता। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे नाम है। बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक और अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगाएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बौद्ध भिक्षु नमसी से विदाई लेकर चल पड़े। यहाँ पे लेखक ने बताया कि जो लेखक है और जो उसका मित्र सुमति, दोनों ही जने जब वहां पहुंच गए तिब्बत, और वहां जाने के बाद सुमति ने कहा कि मुझे मेरे और भी कुछ यजमान है, उनसे मिलना है। तो लेखक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जहाँ मिलने के लिए जाना है जाओ। और यहाँ पे जो इस मंदिर के अंदर जो बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो लिखी गई, उनके जो वचन लिखे गए हैं ना, जिन्हें कुंजर कहते हैं, जो कुंजर के नाम से भी जानी जाती हैं, लिखे, और लेखक जो है इसको पढ़ने में मगन हो गया। तो लेखक ने सोचा कि भाई जब सुमति अपने मित्रों से, अपने यजमानों से मिलने के लिए गया, तो हो सकता है कि उसे वहां से आने में 2-3 दिन लग जाए, और तब तक वो जो यहाँ पे अपनी आराम से बुद्ध वचन की जो हस्तलिपि है उनको पढ़ सकता है। लेकिन जो सुमति था वो दोपहर तक ही वापस वहां से आ गया। और उसके आने के बाद लेखक और सुमति दोनों ने ही जो बौद्ध भिक्षु नमसे से मिले थे ना, उस विदाई ली और अपना अपना सामान दोनों ने अपने अपने पीठ पर उठा लिया और दोनों ही वहां से आराम से चल दिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।